हेलो दोस्तों, तो आज है संडे और संडे को पीआईबी एनालिसिस नहीं आता है, सिर्फ करंट अफेयर्स आता है। लेकिन सैटरडे को हमारी पीआईबी की वीडियो नहीं अपलोड हुई थी। देखिए, इस समय आपको पता ही है, शादी विवाह का सीज़न बहुत चल रहा है, तो परिवार में ऐसे फंक्शन हो रहे हैं। इसी वजह से पिछले 2-3 दिनों से लेके अगले 2-3 दिन तक, यानी ट्यूसडे तक अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना होने पाए। सुबह नहीं तो शाम को अपलोड हो जाएगी। सिर्फ 3 और दिन आप बेयर करिएगा। संडे को पीआईबी की वीडियो अपलोड नहीं होती है, तो ये सैटरडे की वीडियो है जो पेंडिंग रह गई थी, उसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ आफ्टर 24 आवर्स। उसके बाद करंट अफेयर्स की भी कल की अपलोड नहीं हुई थी, तो थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगी। और आज की करंट अफेयर्स, क्योंकि संडे को करंट अफेयर्स आती है, तो वो शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन की और बात है, मंगलवार से हम लोग वापस रूटीन पे आ जाएंगे, यानी बुधवार की वीडियो हमारी सही से पढ़ने लगेगी। चलिए, आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम। अभी तक 29 स्टेट्स जो है, इसको कृषि उड़ान 2.0 स्कीम में कवर किया जा चुका है। ये जो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम है, देखिए, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो एयर कैरियर सर्विस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, लाइव स्टॉक या फिर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, इनका शेयर बढ़ाया जाए। पहले से ही पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए कृषि उड़ान स्कीम चल रही है, यानी एयर कैरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए। कृषि उड़ान 2.0 का मकसद क्या था कि जो ये पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, लाइव स्टॉक और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, इनका शेयर और बढ़ा दिया है। इसीलिए कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई। पर्पज़ क्या था? देखिए, नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ या फिर ट्राइबल एरियाज़ में जो भी पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस करना बाई एयर कैरिंग फैसिलिटी। आपको पता है, कृषि उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है, आपको पता ही है। तो पेरिसेबल कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। बाद में कृषि उड़ान 2.0 आ गई, 2.0 आया कह लो आप। वो बेसिकली फोकस करती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर, या फिर हिली एरियाज़ पर, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट पर। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक और प्रोसेस फूड पर फोकस किया जाता है कृषि उड़ान 2.0 स्कीम के तहत। अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई। ये वो एरियाज़ थे, यानी हिली एरियाज़, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़, जिन पर फोकस किया गया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहतर प्रोवाइड किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो, हिली एरियाज़ में हो या फिर ट्राइबल एरियाज़ में हो, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको वैल्यू एडिशन ढंग से मिल पाए उनके प्रोडक्ट्स का, यानी उनको वैल्यू ढंग से मिल पाए। ठीक है, तभी तो उनकी इनकम डबल हो पाएगी। इसीलिए कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई। सेकंड जो फेज़ था कृषि उड़ान 2.0 स्कीम का, उसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है कवर किए गए, इंक्लूडिंग असम। इससे पहले वाले में मेरे ख्याल से असम नहीं इंक्लूड था। बाकी आप यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव टाइम बाउंड मैनर में एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए कृषि उड़ान 2.0 स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। सिर्फ कृषि उड़ान स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी कब? अगस्त 2020 में। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि जो एग्रीकल्चरल या फिर फार्म प्रोडक्ट हैं, पहले पूरे देश में फोकस किया गया था, तो उनको क्या एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए। बाद में ये कृषि उड़ान स्कीम काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही रीजन वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि उड़ान 2.0 स्कीम अक्टूबर 2021 में लॉन्च कर दी। और कृषि उड़ान 2.0 स्कीम में आपको पता ही है ये चीज़ें कवर की जा रही हैं। कृषि उड़ान स्कीम, अब मेरे ख्याल से आपको ये रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, पेरिसेबल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सके। तो इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो आप कॉमन सेंस से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक, कृषि उड़ान स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। डीप ओशन मिशन, इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं। एक तो इसरो, दूसरा नेवी, और तीसरी तो जिसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब इसरो जो है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ मिलकर डीप ओशन मिशन जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ये क्या कर रहा है, ये एक सबमर्सिबल व्हीकल बना रहा है जो 3 लोगों को लेकर 6000 मीटर की गहराई पर जाएगा। डीप ओशन मिशन में आपको पता ही है, देखिए ये है वो सबमर्सिबल व्हीकल जो 3 लोगों को लेकर कहाँ पर जाएगा, 6000 मीटर की गहराई पर। ये है इंडियन नेवी का शिप जो ऊपर से मॉनिटर करेगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है ही है, तो आपको ये पता है। ये फिगर थोड़ा सा ब्लर है, जो चीज़ इसमें लिखी हुई है आप आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मत देखिए उसको। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरल में है, वो क्या कर रहा है, एक टाइटेनियम एलॉय ह्यूमन स्फीयर गोला जो है डेवलप कर रहा है 2.1 मीटर डायामीटर का, जो कि लोगों को क्या करेगा, ज़मीन तक ले जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर चर्चा में इसलिए है क्योंकि एस उन्नी कृष्णन अय्यर इसके चेयरपर्सन बने हैं या फिर डायरेक्टर बने हैं। बाकी आप डीप ओशन मिशन देख लीजिए, 4077 करोड़ 4077 करोड़ की लागत आएगी किस पे, डीप ओशन मिशन पर। 5 वर्ष के लिए लागत आएगी। बाकी 2021-22, 22-23 में 150 और 650 करोड़ इस पर खर्च किए जाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, देखिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना ताकि सेंट्रल इंडियन ओशन में 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऐसे रिसोर्सेज का क्या हो सके, एक्सप्लोरेशन हो सके। तो इस तरह से हमारा सबमर्सिबल व्हीकल डिज़ाइन किया जा रहा है कि 600 मीटर गहराई यानी 6 किलोमीटर गहराई पर भी हम लोग क्या कर सकें, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को चेक कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। इंडिया की बात करें, पहले वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड का 70% पार्ट जो है आपका ओशन में आता है और अभी भी 95% ओशन ऐसे हैं डीप ओशन जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया की 30% पॉपुलेशन जो है कोस्टल एरियाज़ में रहती है। 7517 7517 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है जो कि 9 स्टेट्स को छूती है और 1382 आइसलैंड्स हैं। तो सोचे कितना रिच कल्चर है हमारा अगर ओशन हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं ढंग से। डीप ओशन मिशन में आपको पता ही है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है हमें मिल जाएंगे, इससे हमारी एनर्जी डिमांड्स काफ़ी लंबे समय तक शांत हो जाएंगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आपके मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट ऐसी चीज़ें आती हैं। देखिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इन्होंने इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया है, कहाँ पर, सेंट्रल इंडियन ओशन में, ताकि क्या कर सके इंडिया, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इनका एक्सप्लोरेशन कर सके। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या कुछ ऐसा है अभी इंडिया में। देखिए नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये एक स्कीम है जिसके विषय में हाल ही में पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। ये जो स्कीम है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम है। ये नेचुरल रिसोर्सेज का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई थी 1983 में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उन्होंने बताया कि हमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ताकि हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और उसके हिसाब से प्लान कर सकें। सपोज़ करिए आपके पास डैम है जहाँ पर इरिगेशन पहले से ही अवेलेबल है, अगर आप डैम का पानी वहीं पर पहुँचाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम यही है कि जो ज़रूरतमंद जगह हैं वहाँ पर उन नेचुरल रिसोर्सेज को पहुँचाया जा सके। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो इसमें बेहतर काम कर सकती है, और जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो उनका इन्वेंशन हो यानी खोज करना हो, असेसमेंट हो, मॉनिटरिंग हो, उन सभी में जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। अभी तक बात की जाए तो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम स्कीम है, ये एक नॉलेज बेस्ड डिसीजन टूल है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि वेजिटेशन पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी तक ये सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन इको रीजन में ही चेक किया जा सका है रिमोट सेंसिंग की मदद से, क्योंकि वहाँ पर आप इजीली जान सकते हैं और जल्दी से कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डिसबैलेंस होगा तो क्लियरली पता चलेगा। बाकी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ भी कई सारी आई हैं जो कि एनर्जी प्लांटेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं ताकि वाटर और एनर्जी मैनेजमेंट हम लोग ढंग से कर सकें। तो ये छोटा सा आर्टिकल ये था, वो हमें सिर्फ इतना बताता है कि नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखिए, अगर इसका नाम ऐसे ही पूछ लिया जाए तो आप कुछ और लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम है। अभी तक लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो ठीक ठाक सा फंड जो है मुहैया करवाया गया है, जो असेसमेंट प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट हैं उनकी स्टडीज़ एंड असेसमेंट के लिए। न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम आई है, सॉरी स्कीम नहीं, उसमें बताया गया है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने राज्य में वाटर रिसोर्सेज फंड जो प्रोजेक्ट है उनके फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल होता है इरिगेशन के फील्ड में वो मिनिमम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अपनी कुछ स्कीम के द्वारा जो है इनको फंड प्रोवाइड कर सकती है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भले ही कुछ चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मदद के ये कुछ भी नहीं हो सकता है। 2018-19 तक तो जो डाटा अवेलेबल है उसमें बताया गया है कि नेट सोन एरिया जो कंट्री में है उसका लगभग 48.65% अनइरिगेटेड है, यानी लगभग 49% एरिया अनइरिगेटेड है। अगर हम टोटल रिसोर्सेज यूज़ कर लिया है, यानी कंट्री का फुल इरिगेशन पोटेंशियल यूज़ भी कर लिया है, तब भी 40% एरिया जो है नेट सोन का क्या रहेगा, सिर्फ रेनफेड रहेगा, यानी कि हम लोग 60% में ही इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। भले ही प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की 2015-16 में, पर्पज़ क्या था, वाटर का फिजिकल एक्सेस है वो इंश्योर करना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आपको पता ही है 4 कंपोनेंट जो स्कीम के हैं उसके 2 कंपोनेंट कौन इंप्लीमेंट करता है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, चाहे वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हो, हर खेत को पानी हो। इवन हर खेत को पानी के भी 4 अलग कंपोनेंट हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 4 सब कंपोनेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर मैनेजमेंट इसी में आता है, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट किसके हैं, हर खेत को पानी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार वाटर बॉडीज़ के लिए सेंसस करवाया था 17-18 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इरिगेशन सेंसस करवाया गया था। तो इसमें कहा इंडिया की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका डाटाबेस प्रिपेयर किया गया है। स्टेटस क्या है हमारे देश में मरीन लिटर की, जो समुद्री कचरा है आपका फेंक दिया जाता है समुद्र में, उसकी स्टेटस क्या है। तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है। देखिए इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, उसके अलावा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइसलैंड है। यहाँ पर कई सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जहाँ पर मरीन लिटर यानी जो समुद्री कचरा है उसके विषय में बात की गई है। देखिए 2018, 19, 2021 की बात की जाए तो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में एक अटैच्ड ऑफिस है, उसने बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़ इवन अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया है ताकि मरीन लिटर को कर्व किया सकें। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी की हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, जो कि 1 जनवरी 2019 से क्या है सभी राज्यों में लागू की जा चुकी हैं। मरीन पोल्यूशन जो है इंडिया में देखा जाए, जो इंडिया की कोस्टल लाइन है 7500 किलोमीटर के आसपास, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इस पर ध्यान देती है कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा देखिए पहली बार इंडिया ने पहले तो इंडिया को नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी लानी चाहिए ताकि ओशन को क्लीन किया जा सके। और ये जो नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी है ये यूएन इन्वायरमेंट ग्लोबल क्लीन सी कैंपेन के साथ मर्ज रहेगी। ये यूएन इन्वायरमेंट ग्लोबल क्लीन सी कैंपेन 5 जून 2018 को लॉन्च किया गया था। उसके अलावा इंडिया ने क्या किया 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी लागू कर दिए। उसके अलावा ये भी इंडिया में है कि 50 माइक्रॉन से मोटी, अगर कम मोटी है पॉलीथीन तो आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मार्पोल कन्वेंशन को भी साइन कर लिया है, सिग्नेटरी है। मार्पोल मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज़ पॉलिसी को 2022 तक बैन करने का भी टारगेट रखा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंग्रोव का कंजर्वेशन इंडिया में किया जा रहा है। तो मैंग्रोव देखिए इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कई सारे काम कर रही ताकि मैंग्रोव कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कई सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें है आपकी नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल लीव्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके तहत मैंग्रोव, कोरल लीव्स इनका संरक्षण किया जा सकता है। उसके अलावा एक मैनेजमेंट एक्शन प्लान भी रन किया जा रहा है जो कि कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज़ में
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि मैंग्रोव का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन हो सके। जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है वो 9 राज्यों में 9 स्टेट्स में क्या कर रहा है, मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन रन कर रहा है। इंडिया के 9 राज्यों में लगभग मैंग्रोव हैं जहां पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया द्वारा मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन रन किया जा रहा है। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है जनवरी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा आप। पीआईबी की बात कर रहा हूँ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि लास्ट ईयर जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उससे 17 स्क्वायर किलोमीटर अधिक बढ़ा है मैंग्रोव का जो एरिया है। छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं मैंग्रोव में, याद रखिएगा। एक्सट्रीम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं मैंग्रोव। ग्लोबल मैंग्रोव कवर की बात की जाए तो लगभग पूरे विश्व में 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव है। एशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। साउथ एशिया में 6.8% मैंग्रोव है वर्ल्ड का, ठीक है। इंडिया साउथ एशिया का 45.8% यानी 46% मैंग्रोव कवर हेल्ड करता है। देखिए सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इवन वर्ल्ड रीजन में भी देखा जाए तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, सुंदरवन में। वेस्ट बंगाल जो है इंडिया के 42.5% के आसपास मैंग्रोव कवर को होस्ट करता है। फिर गुजरात आता है सेकंड में। अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए कि सुंदरवन के बाद सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ है तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है। यहाँ पर आप मैप देख लीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए ये है मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा, ठीक है। एरिया वाइज तो आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है, लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की गई है मैंग्रोव कवर में, या फिर मेरे ख्याल से वो एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है। आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फ्रेश एयर के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट करना है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, 2009 में उसने नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट लॉन्च किए थे 12 पोल्यूटेंट्स को कवर करने के लिए, ठीक है। अब नए पैरामीटर्स की ज़रूरत है क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर एयर क्वालिटी कंट्रोल करना है ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल लेवल स्ट्रेटजी बनाई थी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ताकि पूरे देश में पोल्यूशन को कर्व किया सके। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था तो 102 सिटीज़ इसमें कवर की गई थी। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया था, उसके आधार पर 102 सिटीज़ कवर की गई थी। लेकिन अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ आ गई हैं जो कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन से ऊपर है। देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया। 2024 तक इन 132 शहरों में जो क्लीन एयर हमें डेवलप करनी है वो 120 से 30% 2024 तक जो पार्टिकुलेट मैटर का लेवल है 20 से 30% कम करना है 2024 के लेवल पर। बाकी 5 वर्षों के लिए नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए इन सिटीज़ के द्वारा। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, चाहे वो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इसको क्या करने का काम करता है, सीपीसीबी द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था 2009 में। इंडिया ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड देखिए 1994 में ही डिसाइड कर दिए गए थे और 1998 में एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो डिवाइस हुए। 2009 में परमिसिबल लिमिट आ गई अलग अलग जो यूनिफॉर्म थे उनके लिए, जैसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर भी आ गया, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट हैं हमारे कवर किए जाते हैं किसमें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, ये सारे वो देखिए CO2 इसमें कहीं नहीं है, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो ये आज की वीडियो से इतने ही सारे आर्टिकल थे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, गुड बाय।